नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केवी। तो आज की इस वीडियो में हम 1 सितंबर 2022 को दूसरे शिफ्ट का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके 30 शिफ्ट की जो ई बुक है वह भी आ चुकी है, तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में ही आपको सारे शिफ्ट की यहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। उसे भी आप लोग शिफ्ट वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ये प्रश्न एक बार फिर से रिपीट हुआ है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, या फिर 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये जो राष्ट्रीयकरण है वो आपके हुआ था 14 बैंकों का 1969 में, और इसके बाद में 1980 में टोटल 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यानी कि एक समय टोटल हमारे देश में 20 सरकारी बैंक थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये थोड़ा टिपिकल प्रश्न था कि 1953 में जब नागरिक उड्डयन का हमारे देश में राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो उस समय भारत में कितनी एयरलाइंस कंपनी थी। तो अगर हम लोग एयरलाइंस कंपनी की बात करते हैं तो इनकी टोटल संख्या थी 8, और इन एयरलाइंस कंपनी का भारत में 2 सरकारी कंपनियों में विलय हो गया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ की जो एयरलाइन इंडस्ट्री थी, जब ये नेशनलाइज हुई थी तो उस समय आपके देश में 8 घरेलू एयरलाइन कंपनियां थीं, जैसे कि डेक्कन एयरवेज, एयरवेज इंडिया, भारत एयरवेज, जिनका नेशनलाइजेशन केंद्र सरकार ने कर दिया था, और ये आपकी टोटल 2 कंपनियां बन गई थीं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड है जो कि 24 भाषाओं में दिया जाता है। पहले भी ये प्रश्न आ चुका है, तो इसे हम लोग साहित्य अकादमी अवार्ड के नाम से जानते हैं, जो कि हर साल साहित्य अकादमी 8वीं अनुसूची की 22 भाषा और इसके साथ साथ राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में देता है। आपको ध्यान रखना है कि 2021 में हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये दया प्रकाश सिन्हा को मिला। वहीं पर अगर हम लोग अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं तो ये पुरस्कार नमिता गोखले को मिला है। अगला प्रश्न पूछा गया, ये तो और ज़्यादा टिपिकल था कि वर्ष 2010 में भारत का प्लांट जैव विविधता में क्या स्थान था। दरअसल लोगों ने बताया था कि जैव विविधता में स्थान पूछा गया था, लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा सा सर्च किया तो जो आपकी प्लांट बायोडाइवर्सिटी के ऊपर रिपोर्ट आई थी 2010 में, इसमें हमारे देश का स्थान दुनिया में 10वां था। वहीं पर अगर हम लोग एशिया की बात करते हैं तो एशिया में हमारा स्थान यहाँ पर 4था था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्ष 2010 में ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि अगर किसी भी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो ऐसे राज्यों में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कैसी होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ज़्यादा है, वहाँ पर आपको त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था मिलेगी। लेकिन अगर हम लोग 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 टियर देखने को मिलेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो अशोक मेहता समिति बनाई गई थी शायद 1977 में, उसने आपके 3 टायर का यहाँ पर सुझाव दिया था। वर्तमान की अगर हम लोग बात करें तो दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, गोवा हो गया, लक्षद्वीप है, मणिपुर, पुडुचेरी, सिक्किम, ये आपके ऐसे राज्य हैं जहां आपको 2 टियर सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके अलावा शायद इस शिफ्ट में भी आपके 73वें संविधान संशोधन से पूछा गया था। लगातार इससे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, ये हमारे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि 1931 में कहां पर गोली लगने से चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। दरअसल इन्होंने सुसाइड कर लिया था, और ये जो शहादत है इन्हें प्राप्त हुई थी इलाहाबाद में। इलाहाबाद जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, यहीं पर एक अल्फ्रेड पार्क था जिसका नाम अब तो आज़ाद पार्क हो चुका है। यहीं पर अंग्रेज़ों से मुठभेड़ के दौरान 27 फरवरी 1931 को
हमारे चंद्रशेखर आजाद जी स्वयं को गोली मार करके शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया बहुत ही सिंपल सा कि जो तडोबा नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है। तडोबा नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको महाराष्ट्र राज्य में मिलेगा। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र में आपको कई सारे अन्य राष्ट्रीय उद्यान भी मिलेंगे, जैसे कि चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, जवाहरलाल नेहरू पेंच नेशनल पार्क। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो पेंच नेशनल पार्क है वो मुख्य रूप से आपके मध्य प्रदेश में आता है। तो इसका जो हिस्सा आपके मध्य प्रदेश में है उसे हम लोग इंदिरा गांधी पेंच नेशनल पार्क कहते हैं, और इसका जो किन्नू सा हिस्सा आपके महाराष्ट्र में है इसे हम लोग जवाहरलाल नेहरू पेंच नेशनल पार्क कहते हैं। एक प्रश्न आपके जैन धर्म से आया था कि जैन धर्म के जो हमारे आगम हैं यानी कि जो इनके ग्रंथ हैं उसमें से किस ग्रंथ में हिंसा ना करने का उल्लेख है। तो मुख्य रूप से आपको 4 ग्रंथ देखने को मिलेंगे। इसका उत्तर मुझे नहीं मिल पाया है, तो अगर आप में से किसी को पता है तो नीचे कमेंट में आप बताइएगा। अब आते हैं करंट अफेयर्स पर। तो करंट अफेयर्स से एक प्रश्न पूछा गया था कि जून 2022 तक राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये पिछले कई सालों से राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। नाम इनका है रेखा शर्मा, तो नाम जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत बायोटेक ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए किस देश के साथ समझौता किया। अब ये प्रश्न आपका पूरा कंप्लीट नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति के लिए पहला जो इन्होंने समझौता है वो ब्राजील के साथ में किया था, तो ये फिलहाल ध्यान रखिएगा। भारत बायोटेक के द्वारा जो आपके देश में वैक्सीन बनाई गई है उस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। और अगर हम लोग बात करते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उस वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2021 में ग्रामीण संपत्ति सर्वेक्षण के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को लॉन्च किया था। तो ये आपकी स्वामित्व योजना है जिसको पिछले साल अप्रैल में लॉन्च किया गया था। इसका नाम है सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। हालांकि बाद में एक बच्चे ने बताया कि आपसे प्रश्न में ये पूछा गया था कि असम की सरकार ने ग्रामीण संपत्ति के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया है। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि ये जो स्वामित्व योजना है इसी योजना को लागू करने के लिए असम की सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में समझौता किया है। तो हो सकता है प्रश्न आपसे ये पूछा गया हो, इसके अलावा अगर कोई रहा होगा तो वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2022 जो कि आपके मई में शुरू हुआ था, इसका फाइनल 1 जून को खेला गया था। तो इसमें किस टीम ने कांस्य पदक जीता है। तो ध्यान रखिएगा हमारी भारत की टीम जो है वो इस टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रही थी और इसीलिए भारत की टीम ने इसमें कांस्य पदक जीता था। आपको ध्यान रखना है कि इस टूर्नामेंट का जो आयोजन है वो जकार्ता में किया गया था और इसमें विजेता रही थी दक्षिण कोरिया, जिसने फाइनल में मलेशिया को यहाँ पर हराया था। अब आते हैं बायोलॉजी पर। बायोलॉजी से एक प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारे पादप होते हैं तो पादप में निषेचन के बाद जो फूल है वो किससे बनता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि निषेचन के समय आपकी 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा बीजांड यानी कि ओवुल होता है और एक आपकी होती है ओवरी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि निषेचन के बाद में जो बीजांड है, बीजांड से आपका बनता है बीज और जो आपकी ओवरी होती है उससे यहाँ पर फूल का निर्माण होता है। तो निषेचन के बाद बीजांड हमारे विकसित होकर बीज बनाते हैं और अंडाशय विकसित होकर आपका फूल बनता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की सब यूनिट क्या होती है। तो प्रोकैरियोटिक के बारे में पूछा गया है। आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो सब यूनिट है वो आपकी 50S और यहाँ पर 30S है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम की तो इसकी जो यूनिट है वो 60S और आपकी 40S होती है। आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है यानी कि 70S है वो आपके 50S और 30S से बना होता है, जबकि अगर हम लोग यूकैरियोटिक राइबोसोम यानी कि 80S की बात करें तो ये आपके 60S और 40S से मिलकर के बना होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस पौधे का उपयोग रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के इलाज में किया जाता है।
तो बहुत ही फेमस पौधा है, नाम इसका है सर्पगंधा। क्या नाम है? सर्पगंधा जो पौधा है इसका उपयोग रक्तचाप के इलाज में किया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे सर्पगंधा का पौधा होता है मुख्य रूप से इसके जड़ों का यूज होता है। तो जड़ में ही इसके लगभग 80% क्षार पाए जाते हैं जड़ों की छाल में, और उसी का यूज आपके रक्तचाप के इलाज में किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो बोमैंस कैप्सूल है ये आपको शरीर के किस अंग में देखने को मिलता है। तो अगर आपसे अंग पूछा गया होगा तो ध्यान रखना है कि शरीर में जो हमारी किडनी होती है, किडनी में आपको बोमैंस कैप्सूल देखने को मिलेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि किडनी का एक हमारे हिस्सा होता है जिसे हम लोग रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं, यहीं पर आपको बोमैंस कैप्सूल देखने को मिलेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये आपके जो ग्लोमेरुलर कोशिका होती हैं उनके किनारों को घेरता है, और इसके साथ साथ ग्लोमेरुलर कोशिकाओं से जो आपके रक्त का निस्पंदन होता है उसमें भी बोमैंस कैप्सूल हिस्सा लेता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस यंत्र के द्वारा रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको ध्यान रखना है कि रक्तचाप को मापने का जो यंत्र है उसे हम लोग रक्तचाप मापी या फिर स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। तो क्या नाम है? स्फाइग्नोमैनोमीटर इसे कहा जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम लोग सामान्य मानों की बात करें या स्वस्थ मानों की बात करते हैं तो उसमें जो उच्चतम रक्तचाप है वो आपका 120 mmHg होता है, वहीं पर ये न्यूनतम होता है 80 mm पारे के दाब के बराबर। अब आते हैं हम लोग केमिस्ट्री पर। तो देखिए केमिस्ट्री में एक प्रश्न आया था सिंपल सा, पहले भी हम लोग कर चुके हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में, कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हम लोग वॉशिंग सोडा और रेजिन का उपयोग करते हैं। जो आपके ऑप्शन थे उसमें आपको वॉशिंग सोडा दिया गया था। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा जल है, जल में जब क्लोराइड और सल्फेट के रूप में मैग्नीशियम और कैल्शियम के घुलनशील लवण आ जाते हैं तो उस स्थिति में जो हमारा जल है उसकी कठोरता को हम लोग उबाल करके दूर नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पर वॉशिंग सोडा या फिर रेजिन का उपयोग किया जाता है। वहीं पर अगर हम लोग जल की अस्थायी कठोरता की बात करते हैं तो इसके लिए हम लोग पानी को उबालते हैं और इस प्रकार की जो कठोरता है उसे दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि यम कोश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी होती है। तो यम कोश की यहाँ पर बात हो रही है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो आपकी 18 होती है। इसका फार्मूला इससे पहले पूछा जा चुका है, तो फार्मूला होता है 2n², जहाँ पर n हमारा इंटीजर होता है। तो k कोश के लिए यहाँ पर इनकी संख्या 2 होती है, l के लिए इनकी संख्या 8 होती है, m के लिए इनकी संख्या 18 होती है और n के लिए इनकी संख्या होती है 32। अच्छा, इसी प्रकार से SPDF नाम से आपको सबसेल भी मिलते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि S में मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में आपके मैक्सिमम 6 होते हैं, D में आपके मैक्सिमम 10 होते हैं और F में आपको मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं फिजिक्स पर। तो फिजिक्स से एक प्रश्न आया था कि अगर हमारा वायुमंडल ना हो तो उस स्थिति में जो आपका आसमान है, क्या है, जो हमारा आसमान है उसका रंग कैसा दिखेगा। तो सिंपल सा प्रश्न है, जो हमारा वायुमंडल है उसी के कारण आपको आसमान नीला दिखाई देता है। अगर ये वायुमंडल नहीं होगा तो आसमान आपको काला दिखाई देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे वायुमंडल के द्वारा नीले रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसकी तरंगदैर्घ्य भी सबसे कम होती है और इसी के कारण जो आपके आकाश का रंग है वो हमको नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि 5 और 10 ओम के जो प्रतिरोध हैं ये आपके समानांतर क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, तो करंट बताइए। बहुत बार ऐसे प्रश्न आ चुके हैं, अब तो आपको देखते ही इसे कर देना चाहिए। तो समानांतर में है, इसका मतलब 10 और 5 टोटल आपका 15 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। समानांतर में ध्यान रखिएगा कि जो हमारी विद्युत धारा होती है वो आपके दोनों रेजिस्टेंस के लिए बिल्कुल समान होती है। तो यहाँ पर I = VR का हम लोग यूज करेंगे, तो 12/15 हो जाएगा। 4/5 तो 0.8 एम्पियर यहाँ पर होगा। ध्यान रखिएगा ये जो डेटा है वो मेरे डेटा से अलग हो सकता है, लेकिन प्रश्न इसी प्रकार से पूछा गया था।
अगला प्रश्न पूछा गया कि एक लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर है तो फोकस दूरी कितनी होगी। तो सिंपल सा प्रश्न है, अगर 10 डायोप्टर है तो P इक्वल टू 1/f होता है। यहाँ पर ये वैल्यू 1/10 हो जाएगी और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। यानी कि यहाँ पर जो आपका लेंस है वो एक कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि ये आपका उत्तल लेंस है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु को F और C के बीच रखा जाता है तो आपका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा। देखिए, इसके लिए आपको डायग्राम बिल्कुल रटा होना चाहिए। ये हमारा अवतल दर्पण है, यहाँ पर आपका C है, ये F है। इस बीच में आप लोग कहीं पर वस्तु को रखेंगे तो जो आपकी रे है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जाएंगी और ये आपके दूर जाकर के मिलेंगी। यानी कि जो इमेज है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पर हमने F और C के बीच में वस्तु को रखा है तो इमेज जो आपकी बन रही है वो C से परे है, ठीक है, C से दूर है, यानी कि C और अनंत के बीच बन रही है। ये जो इमेज बनी है वो आपके वस्तु से बड़ी है, उल्टी है और ये इमेज आपकी रियल है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। एक प्रश्न और पूछा गया था कि 20 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखने पर जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा और इसकी ऊंचाई क्या होगी। देखिए, ऐसे प्रश्न थोड़े से बड़े होते हैं तो इन्हें आपको ज़रूर अच्छे से समझना चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं लेंस की, तो लेंस के लिए फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। यहाँ पर आप लोग डेटा रखेंगे तो 1/-20 इक्वल टू 1/b। ये -1 है, एक u के साथ माइनस होगा तो -30। यहाँ पर आपके सारे माइनस ही होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/b की और 1/v को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी -12 सेंटीमीटर। तो देख रहे होंगे ये जो साइन कन्वेंशन है इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। और इस प्रकार से जब हम लोग यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई को निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला होता है आवर्धन इक्वल टू h-h इक्वल टू v/u। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू रखेंगे h' और h आपको h' निकालना है, h आपको पता है तो यहाँ से हम लोग वैल्यू रख देंगे, h' निकालना है। ये वैल्यू आपके 3 है इक्वल टू -12 - 30 तो 12/30 हो जाएगा। और फिर h' के लिए 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 30 1.2 तो वैल्यू आपकी 1.2 आ जाएगी। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब है कि जो हमारी वस्तु है उससे आपकी इमेज छोटी बन रही है, ये आप लोग देख भी सकते हैं। और जब भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी आपकी 20 है और अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका रखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा 30 सेंटीमीटर पर और आपकी जो इमेज है वो 12 सेंटीमीटर पर बनेगी, यानी कि फोकस के अंदर ही बन जाएगी। और ये जो आपकी इमेज है वो सीधी है, ये इमेज आपकी काल्पनिक है यानी कि रियल नहीं है और ये आपके वस्तु से छोटी है। तो इस प्रकार के प्रश्न थोड़ा सा आप लोग सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल है तो लोगों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।